मॉमीज एंड डैडीज, दिस इज जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों आज हम बच्चों के वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। सो आई वुड सजेस्ट आप लोग आज का पूरा वीडियो देखो, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या क्या होता है, वैक्सीनेशन के पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है या क्या क्या बातें आपको पता होने की ज़रूरत है। तीसरी बात, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशंस का डिफरेंस क्या होता है और कौन सा बेहतर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनलेस एंड पेनफुल वाले के बारे में, और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे पास आज आपके साथ करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपसे एक बहुत ही ज़रूरी वैक्सीन शेयर करेंगे जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले बात आती है कि वैक्सीन क्यों लगाना है। तो अब हम सब जानते हैं कि जो वैक्सीन्स होते हैं ये अपने बॉडी को अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो उन बीमारियों से लड़ने के लिए, उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। टोटल 14 ऐसे प्रिवेंटेबल डिसीजेज हैं जिनके अगेंस्ट आपको वैक्सीन्स मिलती है। ठीक है, आपको हमेशा जब भी आप हॉस्पिटल से आते हो, बेबी को लेकर हॉस्पिटल से आते हो, तब आपको एक इम्यूनाइजेशन कार्ड दिया जाता है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस इम्यूनाइजेशन कार्ड को बहुत ही सेफली अपने पास रख रहे हो और उसको अप टू डेट रख रहे हो। आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जो भी आपको मेडिसिन वगैरह देगा नहीं देगा, उसका इसमें बराबर आपके वो टिक करता जाएगा या वो लगाता जाएगा। मैं अभी शिवन्या के लिए लेटेस्ट कार्ड लेकर आई हूँ, बिकॉज अभी नए नए वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस हुए, नए नए वैक्सीन इंट्रोड्यूस होते रहते, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से इसके बारे में लगातार बात करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे वैक्सीन हैं। अभी एक जापानीज एन्सेफेलाइटिस वो भी ऐड हुआ है, तो वो भी आपको अपने बच्चे को दिलाना बहुत ज़रूरी। तो ये कार्ड आपको मिल जाएगा, इस कार्ड का 1 या 2 कॉपी कर लो और उसे भी सेफ रखो। ठीक है, इसे खोना नहीं। एंड आई वुड प्रेफर हमेशा बच्चे के लिए एक ऐसे फाइल बना लो। ठीक है, उसकी जितनी भी अब तक डॉक्टर्स की रिपोर्ट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या जो इम्यूनाइजेशन दे रहे हो आपको, या नॉर्मली भी कभी बीमार पड़ा है, उससे भी रिलेटेड जो पेपर्स है वो एक फाइल में रखो। वो आपको आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि ये कार्ड्स जो मिलते हैं उसमें जो ज़रूरी होते हैं वो वैक्सीन भी होते हैं और जो ऑप्शनल होते हैं वो भी होते हैं। तो क्या ऑप्शनल को दिलाना चाहिए या नहीं चाहिए? देखो, कोई भी दवाई ना वेस्ट नहीं होता। ऑप्शनल इसलिए कहा जाता है बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स को फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ करके वो ऑप्शनल भी अगर आप बच्चे को दिला सकते हो तो प्लीज़ दिलाओ, क्योंकि इससे कोई हानि नहीं है, उल्टा आप अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग ही कर रहे हो बीमारियों के अगेंस्ट। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आपको ऑप्शनल भी दिलाने चाहिए। हमारे डॉक्टर्स भी यही प्रेफर करते हैं और मैं जितने पेरेंट्स को जानती हूँ, क्योंकि जब मैं शिवन्या को ऑफकोर्स जब इम्यूनाइजेशन उसका शुरू हुआ था तो हम भी काफ़ी घबराए हुए थे और हमने भी बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी और सब ने हमें यही सजेस्ट किया था कि जो ऑप्शनल होते हैं वो भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टिल डेट अभी शिवन्या 2 साल 2 महीने की है एंड अब तक उसको जितनी इंजेक्शंस लिए हुए थे, आई मीन कार्ड में, उसकी इम्यूनाइजेशन कार्ड में, चाहे वो ज़रूरी है ऑप्शनल, हमने उसको सब दिलाया है। ठीक है, अब बात आती है जो वैक्सीन का जो प्रोसेस शुरू होता है। तो वैक्सीन का जो पहला वैक्सीन बच्चे को लगता है वो तुरंत पैदा होने के बाद लगता है, जो कि होता है BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो। ठीक है, अगर किसी वजह से आपका जो ये पहला इंजेक्शन है वो छूट गया तो आप उसको 7 दिन के अंदर या 15 दिन या 1 महीने के अंदर आप दिला सकते हो। ऐसा नहीं कि छूट गया तो आप इसे छोड़ दो, नहीं, ये बॉडी के लिए उसके बहुत ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर दिलवाओ। थोड़ा डिले हो गया, अपने डॉक्टर से बात करो, 1 महीने के अंदर इसे दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बॉडी पे असर नहीं करेगी, ये बिल्कुल असर करेगी, उतना ही अच्छा काम करेगी, लेकिन इसे दिलाना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगता है बच्चे को, वो लगता है 1.5 महीने पे। ठीक है, जो कि अगेन पेंटावैलेंट होता है, यानी 5 in 1 इंजेक्शन होता है और प्लस पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है। बट आपको एक चीज ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि किसी भी 2 वैक्सीन में 1 महीने का गैप, मिनिमम 1 महीने का गैप होना बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जो पहला वाला वैक्सीन था उसमें अगर आपका मान लो डिले हो गया, तो जो आपको तुरंत बर्थ के बाद लगाना था, लेकिन अगर वो डिले होके फॉर एग्जाम्पल 1 महीने के अंदर आपने लगवा दिया, तो जो दूसरा 1.5 महीने में लगना चाहिए था वो 2.5 महीना हो जाएगा। एटलीस्ट 1 महीने का गैप होना बहुत जरूरी है 2 वैक्सीन में। एम आई क्लियर? अब
जो कई बार कहा जाता है कि मेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ रहा है, मैं तो उसको बहुत सारे इंजेक्शंस दिला रही हूँ, जो भी वैक्सीन डॉक्टर बोल रहे हैं मैं सब दिला रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ता है। हो सकता है उसका इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो पहले मैं आपका ये धारणा क्लियर कर दूँ कि कोई भी बच्चा ऑन एन एवरेज, ठीक है, मैक्सिमम 100 दिन 1 साल में बीमार पड़ता है। हर महीने 7 से 8 दिन बीमार पड़ना इज़ वेरी नॉर्मल फॉर बच्चा। एक बात समझिए, जब मौसम बदलता है बच्चे को तुरंत असर होता है, वो उसका तबीयत खराब होता है और उसकी बॉडी रेडी है, आप उसको वैक्सीन दिला रहे हो, आप उसका प्रॉपर खाना पीना पे ध्यान दे रहे हो, आप वो प्रॉपर सो रहा है, तो उसकी बॉडी उन छोटे मोटे बुखार से, सर्दी खांसी से खुद फाइट कर लेगी। आपको उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज 100 दिन मैक्सिमम बच्चे बीमार पड़ते हैं, ठीक है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और इससे आप उसका इम्यूनिटी माप नहीं सकते, क्योंकि ये जो बुखार रहता है कुछ दिनों के लिए आता है एंड देन चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेहतर होता है या प्राइवेट हॉस्पिटल। ओके, सो एज अ मदर आई वुड से, जब स्टार्टिंग में शिवन्या को लगाना था तो ठीक है, आई वॉज क्वाइट सेप्टिकल अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसलिए मैंने प्रेफर किया था प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन जब बाद में डॉक्टर्स से बात की एंड अपने फैमिली में भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे थे, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इम्यूनाइजेशन जो भी उनका वैक्सीन वगैरह है वो करवाया है एंड फ्री में लगते हैं वहाँ पे वैक्सीन। बट मुझे ये था कि पता नहीं कैसा लगता है कैसा नहीं, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं कभी लाइफ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं गई हूँ। लेकिन जब मैंने सबसे बात किया तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक्चुअली देखा जाए तो जो वैक्सीन्स होते हैं उनकी क्वालिटी दोनों मेंटेन करते हैं, गवर्नमेंट भी मेंटेन करते हैं एंड प्राइवेट वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी मेंटेन करते हैं। दोनों में डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। इट्स जस्ट दैट एक टैग कर दिया जाता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, बट आप दोनों ही जगह पे, दोनों में से किसी भी जगह पे जो आपको ठीक लगे आप बच्चे को दिला सकते हो वैक्सीन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोनों जगह। लेकिन हाँ, आप भी पर्सनली आपको श्योरिटी होनी चाहिए। नॉर्मली होता है ना, हॉस्पिटल में जाते ही लगता है नहीं यहाँ पे नहीं, तो ऐसी वाली फीलिंग अगर आपको आ गई तब तो वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट आपको नहीं जाना है। लेकिन अगर आपको ये टेंशन है कि गवर्नमेंट में दिलाना सही है या प्राइवेट में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों हॉस्पिटल्स बराबर हैं, दोनों के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वैक्सीन्स ही दिलाना है एंड वैक्सीन्स की क्वालिटी दोनों ही मेंटेन करते हैं बिकॉज वो गवर्नमेंट रिकमेंडेड होता है, ठीक है। हमारे सरकार ने ऐसा कंपलसरी किया हुआ है कि कुछ कुछ वैक्सीन है जो आपको बच्चे को देना ही है। तो आप ये गवर्नमेंट और प्राइवेट में मत पढ़ो, आप दोनों में से किसी में भी बिंदास जा सकते हो, दोनों का कोई फर्क नहीं है। बस फर्क है पैसे का, प्राइवेट आपको ज़्यादा चार्ज करेगा, गवर्नमेंट आपको ऑलमोस्ट निल चार्ज करेगा, तो आप गवर्नमेंट में आराम से जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स को ऐसा धारणा है पेरेंट्स के मन में कि अगर दवाई देने के, वैक्सीन देने के बाद बच्चे को बुखार नहीं आया, दैट मीन्स वैक्सीन जो है वो असरदार नहीं है। तो ये गलत धारणा, ये गलत फहमी है आपकी। जो नॉर्मली वैक्सीन्स ना कुछ कुछ से बुखार आता है, कुछ कुछ से बुखार नहीं आता है, ठीक है। इनफैक्ट आप ऐसा देखोगे कि जैसे हर एक वैक्सीन के 2 से 3 डोसेज होते हैं, तो जिस वैक्सीन के पहले डोज में उसको बहुत बुखार आया था, दूसरे और तीसरे में उसे फर्क ही नहीं पड़ा। इट इज़ वेरी नॉर्मल, आपके बच्चे का बॉडी डेवलप हो रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि पहले इसमें पड़ा ही नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं पड़ा है, दूसरे तीसरे में पड़ गया, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। जो DPT वैक्सीन होता है, ये इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द, बुखार, बच्चा सुस्त रहता है, 1 से 2 दिन तक रहता है। बाकी सारे जो वैक्सीन्स रहते हैं ये बहुत नॉर्मल रहते हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपको डॉक्टर के पास जब आप जाओ तो आपको क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैक्सीन के पहले आपको क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके बच्चे को टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास जाते जाते अपने बच्चे का टेम्परेचर, अगर उसको बुखार वगैरह है, पहले तो अगर बुखार है तो आपको कैंसिल कर देना चाहिए, वैक्सीनेशन का प्लान नहीं होना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से ही बात करोगे तो डॉक्टर भी बुखार में इंजेक्शन देना बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता है। और अगर आपका डॉक्टर इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, वरना आप बच्चे के हेल्थ के साथ बहुत ही ज़्यादा डेंजर रिस्क लेने वाले हो। मैं अभी आपको बता दूं, इसलिए प्लीज थोड़ा भी अगर बुखार वगैरह तो वैक्सीनेशन कैंसिल। अगर नॉर्मल सर्दी खांसी है तो भी आप डॉक्टर से पूछ के वैक्सीनेशन कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप जैसे ही डॉक्टर से मिल रहे हो वैक्सीनेशन के लिए, आपको डॉक्टर को ये बताना ज़रूरी है कि बच्चे को क्या बुखार है या तबीयत खराब है या सर्दी खांसी है, जो भी है आपको डॉक्टर को क्लियरली बताना ज़रूरी है। आपको डॉक्टर को, अगर बच्चे के साथ पिछले वैक्सीन के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, वो बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रही थी, या जहाँ पे इंजेक्शन लगी है वहाँ बहुत इरिटेशन हो रहा था, या ऐसा कुछ है, तो भी आपको डॉक्टर को वो सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है, क्लियरली बताना ज़रूरी है। बच्चों के वैक्सीनेशंस को लेकर या बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेकर आप लाइट नहीं ले सकते, ठीक है।
बुखार होना ना होना, एज आई सेड इट्स ओके। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको वैक्सीनेशन के दौरान एंड वैक्सीनेशन के बाद आप बच्चे के बुखार को, उसके जो ट्रॉमा है, पेनफुल जो ट्रॉमा है, उसको कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, वो स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो अगर मैं वो भी यहाँ पे रिपीट करने लगूँ तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उसका लिंक ऊपर भी आपको दिख रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, तो आप वो लिंक फॉलो करके आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें बहुत ही साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप अपने बच्चे को भी काम कर सकते हो और खुद को भी। क्वेश्चन आता है जो पेनफुल एंड पेनलेस वाले वैक्सीन होते हैं उनका क्या करना है। तो पहली बात तो ये, जब हमने अपने डॉक्टर से बात किया तो मैं भी चाहती थी कि पेनलेस वाला ही शिवन्या को लगे, तो डॉक्टर ने बोला ये तुम डिसाइड कर सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि सारे इंजेक्शंस पेनलेस का लिया तो सारे इंजेक्शंस पेनलेस ही लेना है, एंड पेनफुल का लिया तो सारे इंजेक्शंस पेनफुल ही लेना है। पहली बात तो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पेनलेस में बिल्कुल दर्द नहीं होता या कोई बुखार वगैरह नहीं होता, तो ये गलत धारणा है। उसमें भी होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। दूसरा, जो पेनफुल एंड पेनलेस होता है, दोनों की इफेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस होता है दो चीज़ों का। पहला इस पैसा, जो पेनफुल है, यानी जो नॉर्मल है, नॉट पेनफुल इसे नहीं कहूँगी मैं, नॉर्मल है, वो अगर आपको 100 रुपये में मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो जो आपका पेनलेस है वो आपको 1000 रुपये में या इनफैक्ट 5000 रुपये में भी मिल सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा ये है कि जहाँ पे जैसे अब ये पेंटावैलेंट जैसे 5 इंजेक्शंस एक में दिया, तो ये आप पेनलेस में लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। पेनफुल में आप समझ सकते हो 5 इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार ऐसा है आपका, जैसे दूसरे तीसरे महीने पे भी आपको DTP, HIV, हेपेटाइटिस बी, ये सब पड़ने वाले हैं। एक टाइम पे अगर आप नॉर्मल इंजेक्शन के लिए जाते हो तो एक टाइम पे वो उसको 3 से 4 इंजेक्शन आपके बच्चे को लग रहा है, यानी 2 से 3 एटलीस्ट लग रहा है, जिसकी वजह से उसको पेन बहुत होगा। और वहीं अगर आप पेनलेस में जा रहे हो तो वो उन सारे इंजेक्शंस को एक ही इंजेक्शन, सारे वैक्सीन्स को एक ही इंजेक्शन में डाल के दे रहे हैं, तो उससे आपके बच्चे को तकलीफ कम होगी। तो यही इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए आप दोनों को चूज़ कर सकते हो। हाँ, ऑफकोर्स हम एज अ पेरेंट हमेशा चाहेंगे कि हमारे बच्चे को बिल्कुल तकलीफ ना हो, इसलिए आप क्या कर सकते हो, जहाँ जहाँ सिंगल है, जहाँ पे सिंगल ही देने हैं, वहाँ पे आप नॉर्मल इंजेक्शंस लगवा सकते हो। लेकिन जिस भी टाइम आपके पास जो वैक्सीन चार्ट है उसमें आपको दिख जाएगा कि आज ज़्यादा मिलने वाला है बच्चे को, तो आप उसमें पेनलेस वाला ले लो, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा एंड बच्चे के लिए स्पेशली बहुत बेहतर रहेगा। ओके, अब हम सब जानते हैं MMR वैक्सीन तो बच्चों को पड़ता ही है। MMR मतलब मीसल्स भी उसमें इंक्लूडेड रहता है, तो भी बच्चों को क्यों आता है, मीसल्स क्यों होते हैं, जो चिकन पॉक्स वगैरह टाइप का जो होता है वो क्यों होता है। तो ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपका एक इंजेक्शन काफ़ी नहीं होता, उसके बाद उसके डोसेस भी होते हैं। उसका एक बार नहीं 2-3 बार दिया जाता है, तो वो 2-3 बार जो होते हैं वो देखा जाए तो बूस्टर डोसेज होते हैं, जो कि अगेन जो पहला वाला आपको डोज दिया गया है उसको बूस्ट करने के लिए, उसके इफेक्ट को आपके बॉडी में बूस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसलिए MMR जो है वो आपको 9 महीने पर दिया जाता है, 1.25 साल में दिया जाता है, और 5 से 6 साल में भी उसका जो बूस्टर रहता है वो दिया जाता है। तो ये सब आपको लगवाना ज़रूरी है, तभी आपका बॉडी जो है वो ऐसी छोटी छोटी बीमारियों या जो कि बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं आगे जाके, उनसे आपके बच्चे को बचाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक ऐसा वैक्सीन जो लड़कियों को देना बहुत ज़रूरी है, तो वो वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर का, जो कि अभी मोस्टली सारे पेरेंट्स जो हैं अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को स्पेशली दिलवा ज़रूर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा टेंशन हो गया है, स्पेशली लड़कियों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, राइट। हम बिल्कुल नहीं चाहते हमारे बच्चे को ऐसा कुछ भी हो। तो आपको जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है अपने डॉक्टर से बात करके देना है। इसको देना कब है? इसको 2 टाइम है, एक तो 9 से 14 साल के बीच में इसको देना है। 9 से 14 साल के अगर बीच में आप दे रहे हो तो आपको सिर्फ 2 डोसेस देने हैं, और वो भी 6 महीने के गैप में, ठीक है। एंड अगर 9 से 14 साल में आपने नहीं दिया है, बाय एनी चांस मिस आउट हो गया, तो आपको 14 साल के बाद दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आपको 3 डोसेस देने हैं। तो ये सब आपको आपके डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियरली बता पाएंगे, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से आज ही बात कीजिए। अगर आपका बच्चा बेटी स्पेशली 9 साल की हो चुकी है तो आपको ये इंजेक्शन उसको ज़रूर दिला देना चाहिए। दोस्तों, कई बार जो इम्यूनाइजेशन चार्ट वार्ट भी होता है हमारे पास, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 साल या 5 साल का लिखा हुआ होता है, बट जो इंजेक्शंस होते हैं वो ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होते हैं। देखा जाए तो वो 14 साल, 15 साल, 18 साल तक चलते हैं। इसलिए आई वुड सजेस्ट, आप ये जो चार्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे,
15 से 18वें साल पे भी उसको इंजेक्शन मिलने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कंप्लीट चार्ट हो, आधे टाइम का नहीं हो। और ये मत सोचना कि बस 5 साल में इंजेक्शंस खत्म हो जाएंगे, नहीं, आगे भी है। और ये जितने इंजेक्शंस हैं आपको बच्चे को दिलाना है ताकि आप अपने बच्चे को प्रोटेक्टेड रख सको। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। अगर स्टिल कोई सवाल रह गया है, बिकॉज आई मेड श्योर कि मैं आपको जितना हो सकता है उतना इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस वीडियो में, बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझसे छूट गई है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और पेन रिलीविंग स्ट्रैटेजीज वैक्सीन के दौरान और वैक्सीन के बाद वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। कीप वॉचिंग। और अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। चलो, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।